नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह आज भी हम लेकर के आए हैं दो खास मुद्दे जो कि इस समय देश की सियासत को एक तरीके से कहें तो हिला करके रखे हुए हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ भविष्य होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी 627 नामों की लिस्ट, लेकिन नामों का नहीं किया खुलासा। उच्चतम न्यायालय ने कहा नवंबर तक एसआईटी जांच कर सौंपे स्टेटस रिपोर्ट। और दिल्ली में सरकार गठन की संभावनाएं तलाशेंगे एलजी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, सभी पार्टियों से करेंगे बात। बड़ा सवाल, दिल्ली में बनेगी सरकार या होगा चुनाव। चलिए, दो खास अहम मुद्दे जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अनवर पाशा, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप टमटा जी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं रमन मलिक जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। पुष्पिन जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और अजीत वर्मा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। काले धन के मुद्दे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं मुकुल रोहतगी ने क्या कुछ कहा। जो लिस्ट आज बंद लिफाफे में सौंपी गई है नामों की, उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए जरा पहले उसे सुनते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो दो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। हमने कोर्ट को कल भी और आज भी बताया था कि यही लिस्ट 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। जो लिस्ट 27 जून 2014 को एसआईटी को सौंपी गई थी, वही लिस्ट दोबारा पहुंची है एसआईटी के पास, लेकिन वाया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खोला भी नहीं और कहा एसआईटी उसे खोलेगी। चलिए, इस बीच तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं और खासतौर से बीजेपी पर हमला भी किया गया है। चाहे अगर हम बात करें माजिद मेनन साहब की तरफ से, शोभा झा कांग्रेस की, जेठमलानी साहब ने क्या कुछ कहा, इन सब के बयान आपको सुनाते हैं। उसको छोड़ो, लिस्ट तो कभी भी मिलता हमको। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने समझा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं तो आए क्यों ये दरखास्त करना। दो दिन आर्ग्यूमेंट किया है, आखिर उसके बाद विथड्रॉ कर दिया उन्होंने। सर, कितना पॉजिटिव चेंज मानते हैं इसे? बहुत अच्छा चेंज मानता हूं, मगर ये चेंज सरकार की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ग्लोरी है। दिस इज नॉट अ क्रेडिट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। पिछले 5 महीने से जो सरकार केंद्र में है, जो तमाम मुद्दों पर इस देश को गुमराह कर सत्ता में आई, चाहे वो मुद्दा काले धन का हो, जिस तरह से सरकार ने देश को गुमराह किया काले धन के मामले में, और इस देश के हर नागरिक को इस बात का वादा किया कि 100 दिन के अंदर वो काला धन वापस लेके आएंगे। काला धन ही नहीं वापस लेके आएंगे, वो 15 लाख रुपए हर नागरिक के अकाउंट में जमा करेंगे। ये सब बहाने हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग इन पार्टीज को फंडिंग करते हैं
वही लोगों के नाम इसमें हैं, इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं लोग। और अभी भी ब्लैक मनी को लेके जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया था चुनाव में, वो इनका एटीट्यूड दिख नहीं रहा, मंशा दिख नहीं रही। कांग्रेस से जिस चीज पे लड़ते थे वही बीजेपी कर रही है। पर अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक कल फैसला देके इनके कब्जे से नाम निकलवाए हैं। कम से कम ये अपने हिसाब से उस लिस्ट को अब प्रिक्योर नहीं कर सकते या अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो। शायद भारतीय जनता पार्टी इन नामों को, जैसा कि अदालत ने कल गुस्से में एक बात जाहिर की है, प्रकट किया है अपना गुस्सा, कि कुछ अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, केंद्रीय सरकार। तो ऐसा गुमान होने लगा है लोगों को कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसे पूंजीपति इनके नाम इसमें हों जिन्होंने बहुत सारा धन, काला धन चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को दिया हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि देश के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सच्चाई पूरी तरह से आ जानी चाहिए। हाफ ट्रूथ इज ऑलवेज डेंजरस, तो लेट अस हैव द फुल ट्रूथ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सारा देश जान जाएगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत मलिक साहब आपके साथ करना चाहेंगे। इस पूरे मामले में जो चुनाव से पहले का स्टैंड था और जिस तरीके से अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि आखिर में किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। 2006 में इस बात को लेकर के पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। 2011 में फ्रांस से 627 लोगों के नाम सामने आते हैं। उस नाम को केंद्र सरकार सिर्फ एसआईटी को सौंपती है और जब सुप्रीम कोर्ट डांटती है और कहती है कि नहीं, आपको नाम देने पड़ेंगे, हमको नाम दीजिए, तो उसी की एक और फोटोकॉपी जो है फिर से एसआईटी तक पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वाया सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। क्या कुछ हो रहा है काले धन को लेकर के? जितने आप अग्रेसिव थे, अब इतने डिफेंसिव क्यों नजर आ रहे हैं आप? डिफेंसिव विपुल जी हम बिल्कुल नहीं है जी। आपने जो क्रोनोलॉजी दिखाई है या बताया अभी जी, वो एक बहुत सिलेक्टिव क्रोनोलॉजी दिखाई है जी। आप ये शायद भूल रहे हैं कि 40 दिन तक 12,000 किलोमीटर कवर करते हुए जन चेतना यात्रा बीजेपी के आदरणीय अडवाणी जी ने निकाली थी, वो इसी काले धन को लेकर थी। अब प्लीज अब आप सुनिए। हाँ, अभी का डेवलपमेंट बताइए। सरकार बन गई, डेवलपमेंट ही आ रहा हूँ, आप प्लीज सुनिए। हाँ। जून 2011 में जी सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट जी केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसको डायरेक्ट करती है एसआईटी बनाने के लिए, जिसका गठन 27 या 28 जून 2014 को होता है। और उसके बाद जुलाई में, शायद कहीं जुलाई में या अगस्त में इनको 27 या 28 मई को होता है गठन एसआईटी का, और 27-28 जून को उनको वो लिस्ट दे दी जाती है और उसके ऊपर प्रक्रिया चालू हो जाती है जी। वही लिस्ट जी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाती है। सुप्रीम कोर्ट वही प्रकरण लेता है कि एसआईटी इसके ऊपर जांच करे। जांच करने और देखने वाली विषय यह है कि ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई, इन टर्म्स टू इट इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं सर, चल रही एक क्रॉस क्वेश्चन है। एसआईटी बनाने के अलावा काले धन पर आपके सरकार की उपलब्धि क्या है? नाम आपके पास पहले से थे जो पिछली सरकार से आप तक पहुंचे। उस एसआईटी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बनाने के लिए, एक एसआईटी आपने बनाई, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा काले धन पर अब तक डेवलपमेंट क्या हुआ है? मान लिया जाए कि हम सिर्फ अभी ये 628 नामों के ऊपर कर रहे हैं बात। क्या आपको लगता है कि कहीं भी बाहर अकाउंट होल्ड करना इलीगल है? कतई नहीं। ये अगला सवाल मेरा होना वाला था जी। बिल्कुल। तो अगर कुछ लोगों का अकाउंट बाहर है जी, उसमें से कुछ लोगों का ब्लैक मनी भी होगी और कुछ का लीगल मनी भी होगा। बिल्कुल। तो इन 600 लोगों का जब कोई सरकार किसी चीज के ऊपर निर्णय लेती है तो उसका जो डिसीजन है वो चैलेंज भी करा जा सकता है कोर्ट में। अगर सरकार उस प्रकार से दे दे नाम और अफरा तफरी में दे देती है जी, तो आप लोगों का और विपक्ष का चैलेंज ये होगा कि आपने देखभाल के नहीं काम करा। जब देख के काम कर रही है और निष्पक्ष होके, इंटेंट हमारी क्लियर है, सामने दिख रही है सबको कि हमने वही लिस्ट दी हुई है, तो जब ये इतना बहुत बड़ा काम हो गया। जब इतना इंटेंट आपका क्लियर है, तब आपके वित्त मंत्री, जब देश के वित्त मंत्री ये क्यों कहते हैं कि नाम आएंगे तो कांग्रेस शर्मिंदा हो जाएगी? फिर आप सिलेक्टिव जो है 3 नाम देते हैं जिसमें सिर्फ उद्योगपति के नाम होते हैं। फिर जब छुपाना ही था तो पूरा छुपाते।
हम किसी को छुपा नहीं रहे हैं। ये जो पद्धति आपको आ गई है दिमाग में, ये कांग्रेस की उपजाई हुई पद्धति है कि सिलेक्टिव करो नाम। हमने सिर्फ ये दिखाया कि इंटेंट इज देयर, बट लॉ अपना पूरा कोर्स ले और ये ना हो कि कोई निर्दोष जो है वो फंसे, और अगर कोई दोषी है तो वो बच ना पाए, चाहे उसने कोई भी हथकंडा अपनाया हो, जितना मर्जी उसको लीगलाइज दिखाने के लिए। लेकिन जो मजेदार बात है इसमें, आपको वो देखनी चाहिए। बताइए क्या है। यही नाम एसआईटी के पास पहले भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी रिपोर्ट एसआईटी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर निरंतर है एसआईटी के ऊपर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी से नहीं वो लिस्ट मांग सकती थी जब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने दे दी हुई है? एक और दूसरा, अगर नहीं लेना था, एक उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं उस पक्ष को, तो फिर ये लिस्ट लेकर दोबारा उसी एसआईटी को देना विदाउट ओपनिंग द सील्ड एनवेलप, वो क्यों जरूरी था? तो पॉइंट इतना सा है कि इंटेंट वहां है, आप जैसे मर्जी कर ले, वही तेल है, उसी में से तेल निकलेगा। चले इस बहस को खोलते हैं जरा। रमन साहब ये पुष्पेंद्र जी पहले बोलते, फिर टमटा साहब भी कुछ बोलना चाहेंगे। सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी मूर्ख है कि उसने जिस एसआईटी को बनवाया था उसी एसआईटी के पास आपने नाम दिए थे, और आपने आज जो बात कही है उससे तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट महामूर्ख है, उसके जज मूर्ख है। मैंने ये नहीं बोला, मेरी पूरी बात सुन ले। आप उसको गलत डायरेक्शन में आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कंफ्यूजन की स्टेट की बात कर रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज कर रहा है, आप ये कह रहे हैं, सरकार नहीं कंफ्यूज कर रही। अरुण जेटली आप एफिडेविट देते हैं कि नहीं हम नाम रिवील नहीं कर सकते? अपने एफिडेविट देते हैं। आपने ये बात 2 दिन पहले तो नहीं बताई थी कि हमने एसआईटी को नाम दे दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तब आप कह रहे हैं हमने तो नाम दे दिए। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से अगर एसआईटी, तो ये जो सवाल है क्या सुप्रीम कोर्ट को एक चीज बताइए पुष्पेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे को एक चीज बताइए, एसआईटी को गठन कर देना और उसको कोई कंटेंट ही नहीं दोगे रिसर्च करने के लिए या उसके ऊपर जांच करने के लिए, तो वो जांच क्या करेगी? जब तक आप पूरे चीज उसको दोगे तो वही जांच करेगी। नहीं, मेरा इस पे कोई सवाल नहीं, आपने दिया। जरा एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं काले धन को लेकर के, जो देश में हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और आज 627 नामों की लिस्ट सौंप दी गई है, जिसके बारे में सरकार ये कह रही है कि ये लिस्ट 27 जून को ही सौंप दी गई थी एसआईटी को। अगर 27 जून को एसआईटी को ये बातें सौंप दी गई थी तो फिर आखिर में एफिडेविट दे करके क्यों ये कहा गया कि नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं? फिर मुकुल रोहतगी तमाम चीज़ों की सफाई दे रहे थे कि 96 में 99 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, इसकी वजह से बातें थी। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती तो कहा था कि नहीं हम 27 तारीख को ही दे चुके हैं। मलिक साहब, ये मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, जरा थोड़ा आप इसको जो लोग देख रहे हैं, कोई भी गवर्नेंस का इशू कोई भी होगा वो पुरानी फाइल के ऊपर नोटिंग के बेसिस पे चलता है। आप नई नोटिंग के बेसिस पे उसे तब तक नहीं चला सकते जब तक कि आप पुरानी नोटिंग्स को सारे को इलीगल अवैध माने। एक दूसरी चीज, जितने डीटीए के एग्रीमेंट हुए थे यूपीए के टाइम, उन सारों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो इंटरनेशनल लॉ के तहत आते हैं। इंटरनेशनल लॉज के अंदर मूलतः ये होता है कि एवरेजली, ये कोई सेट पैरामीटर नहीं है, बट प्रचलित ये है चीज ये है कि रिव्यू 10 साल के बाद होते हैं। तो आपने इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट करे हुए हैं डीटीए के अंदर, जो इससे पहली सरकार ने कर दिए थे डिस्क्लोजर के रिलेटेड, क्या हम अपनी जो देश की साख है क्या हम उससे खिलवाड़ करें? क्या हम ये करें कि हम अब आपने एक मिनट उसको विपुल जी समझिए। सारी बात आपकी कुछ मलिक जी नहीं आ रही है, उस चीज में मैं कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, बुनियादी रूप से मैं 2 बातें कहना चाहिए। एक तो मलिक जी की बात जो अभी के कि पूरा आज तो उन्होंने पूरे पुष्पेंद्र जी ने उसको इशारा भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट की ही मंशा पर प्रश्न लगा दिया है।
मैंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कहा, मैंने मैं एक बात ये करूं, बोला कि आपने अपनी confuse बात की, है। अब मुझे अपनी बात की है। और ये लगातार आपका एक स्टेटमेंट, और अभी अभी मैं यहाँ आने से पहले, चैनल में आने से माननीय वित्त मंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुन रहा, उन्होंने सीएजी पे भी इसी तरह की टिप्पणी की कि सीएजी अपनी रिपोर्ट को सिर्फ हेडलाइन वाली सनसनीखेज वाली न बनाए। ये बुनियादी प्रश्न है कि साफ दिख रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी काले धन के प्रति किस तरह का दुराग है। पूरा का पूरा मुद्दा है जो आज कानून की बात है। मैं उस पार्लियामेंट पे था, आपने पार्लियामेंट में चलने नहीं दी। आपने कहा कि एक मिनट आप लिखिए, आपने सारी बात कही, मैंने आपको टोका नहीं। आप कोई गलत बयानी, आप गलत बयानी तो आप कर रहे हैं, मुझे आप टोके मत। आपने जब हमारी सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने कहा, क्या उस समय कानून की जानकारी आपको नहीं थी? जब हमने कहा मलिक जी अब आप बात सुन लीजिए, पूरा देश आपसे यही जानना चाह रहा है। जब वही हम कह रहे हैं, जब ये कहा गया था कि सरकार प्रोसिक्यूशन कर रही है नामों को, जब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट दायर हो जाएगी तब नाम जाहिर होंगे। उस समय पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था तमाम काले धन वालिकों का नाम दायर करो, इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये लुटेरे लोगों ने जो देश की काला धन बाहर भेजा है, अगर इसी को ला दिया जाए तो गरीब आदमी के जेब में 15 से 20 लाख चले जाएगा। आज एक महीने के अंदर क्या हुआ? और एसआईटी की बात करते हैं, एसआईटी आपने नहीं बनाई, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में गई हो। और आप लोग तो कल तक, अरे मलिक जी बात सुन लीजिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका धन देशवासियों का विदेशी बैंक में, उनके नाम लीजिए। आप चले गए थे, हम सारे नाम को नहीं दे सकते हैं, किसी का व्हाइट मनी भी हो सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हम जांच करेंगे, एसआईटी जांच करेगी, तब जाकर के आपने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया। ये कल क्यों नहीं बताया आपने? ये मूल प्रश्न ये है कि आप मलिक जी, ये देश सवाल जानना चाहता है भाजपा से। ये झूठ आप बोलिए, अरे झूठ बोलना आप रिफ्यूट कर सकते हैं कि 27 जून 2014 को आपने 27 जून को दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि हमने 627 की लिस्ट दे दी है? आपने क्यों नहीं बताया? मलिक जी, जनता ये नहीं चुन रही है। एक बात मलिक जी से पूछना चाहता हूँ कि एक चुनाव के दौरान, एसआईटी क्यों नहीं बनाई? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक महीने तक देश की जनता से वादा करने वाले लोगों, करोड़ों लोग की जनता है, वो क्यों नहीं देश में वापस आए? वो पूछना चाहता हूँ। अरे उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। प्रश्न है, प्रश्न ये है कि चुनाव में जो वादा किया गया था काला धन वापस लाया जाएगा, कितना काला धन आया? काले धन वालों के नाम बताए जाएंगे, वो क्यों नहीं आया? मलिक जी बात ये बताए, कितना काला धन आया और काले धन वालों का नाम क्यों नहीं बताया गया? कानून की हाल जब हमारे वित्त मंत्री ने कहा, पहले ये जवाब दीजिए कि 3 साल आपने एसआईटी बनाई। मलिक साहब उनसे पूछे, अगर उनसे जवाब दीजिए, उनसे हमारे वित्त मंत्री ने कहा, उनसे ही जवाब मांगना होगा। मलिक साहब क्यों जा रहे हैं? अगर उनसे मलिक साहब अगर उनसे ही जवाब मांगना होता, 2014 में इतनी बड़ी जीत आपको ना मिली होती, उनसे लोग खुश होंगे। एक सवाल, आपने कोर्ट में कहा, आपने कोर्ट कहा कि पिछले फैसले को, बहस जो है वो इस पे न चली जाए कि उन्होंने बीजेपी, हाँ इसने क्या किया, उसने क्या किया। मेरा एक छोटा सा सवाल है मलिक साहब से। आपने ये बात कही कि उस फैसले को में कुछ बदलाव किए जाएं, जिसपे कोर्ट ने कहा कि एक भी शब्द जो है बदला नहीं जाएगा। केंद्र में सरकार बदली है, इसका मतलब ये नहीं है, खुले तौर पे इस बात का फैसला हुआ है और उस समय की सरकार इस फैसले से अग्री थी। अब अगर केंद्र में सरकार बदलती है तो हम अपने फैसले का एक शब्द नहीं बदलेंगे। ये जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप नाम दे चुके थे तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट को इस तरह क्यों कहना पड़ा आपको? ये बात मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि आप ये बात पहले ही बोल देते कि लिस्ट एसआईटी के पास है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठा दिया है। जी मलिक साहब को जवाब दीजिए। आपके द्वारा एसआईटी को बनाया। जी मलिक साहब, तो आप क्या विश्वास करें कि देश की सर्वोच्च न्यायालय पर आपका विश्वास? जवाब सुन लेंगे मलिक साहब। एक प्रश्न इसका भी है कि मंशा जो सुप्रीम कोर्ट पर आपने आज टिप्पणी की है, इसका तो जवाब दीजिए।
किसका जवाब है सर? जो आपने कहा है कि सुप्रीम एसआईटी को तो हमने 24 जून को दे दी थी वो लिस्ट। मलिक साहब, मेरा जो सवाल था वो एसआईटी से क्यों नहीं पूछा? कांग्रेस की पुरानी आदत है। नहीं, जो आप सर कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, अभी ब्लैक मनी बात है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहा है? आप कह रहे हैं, आपका वित्त मंत्री कह रहा है कि हमने 24 जून को एसआईटी को दे दिया था। जब आपने 24 जून को एसआईटी को दे दिया और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से क्यों नहीं पूछा, सवाल मनसा तो आपने लगाया। चलिए टमटा साहब, बीजेपी कांग्रेस ये सुप्रीम कोर्ट की इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं था? ये बात तो आपको ये देखिए, आपने पहले दिन क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को दे दिया? कांग्रेस मत कीजिए। मैं तो ये देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिए, विपुल जी, सबसे पहली चीज है कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में बहस चली जाएगी। असल जो मुद्दा है उस पे आगे बहस नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं 3 साल बाद भी अगर एसआईटी बनाई तो बन गई, लेकिन सवाल ये नहीं है मेरा। सवाल ये है कि अरुण जेटली ने एक तरीके से प्लांट एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कुछ बातें कही और उसके बाद कहा कि अगर मैं चुप हूं और मैं नहीं बोल रहा हूं तो मैं मुस्कुरा रहा हूं और आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है भाई मेरे कि जिस वक्त ये तमाम सारे डबल टैक्सेशन ट्रीटी 1995 में हुई और तमाम सारे व्यवधान की बात जो आज आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आपके पढ़े लिखे अरुण जेटली कानून मंत्री थे एनडीए में, 2004 तक वो रहे। क्या उनको इस कानून मंत्रालय 5 साल तक उनके पास रहा, नंबर 1 के मंत्री थे, उनको नहीं पता था कि कांग्रेस सरकार ने 1995 में डबल टैक्सेशन पे कोई ट्रीटी की है? वो सवाल आज ऐसा लग रहा है कि यकायक अभी वो विदेश जानकारी बने, उनको पता चला। एक बात। दूसरी बात, ये जिस तरीके का बयान, देखिए एक नेता होकर बयान देना, पार्टी की तरफ से बयान देना और संविधान पोस्ट पर बैठ के बयान देना, दोनों का फर्क होता है। उनका यह कहना कि अगर कुछ नाम आएंगे तो कांग्रेस को शर्मिंदगी होगी। दूसरी बात, सवाल यह है कि एचएसबीसी को जो नाम थे ये तो कांग्रेस के पास भी थे। भाई अगर उन्होंने नहीं दिए चलिए यहां तक मान लें, लेकिन ये नाम आपने दिए थे तो फिर आप एफिडेविट देने पर कल परसों क्या देने गए थे आप एफिडेविट? और कोर्ट को तब क्यों नहीं कहा था कि ये तो आप एसआईटी के पास है, हमारी कोई मंशा नहीं है, आप उनसे पूछे नाम? लेकिन आज आपने नाम देने के बाद कहते हैं कि साहब हमारी जो इंटेंशन थी, हम ये जो कंफ्यूजन आपने किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमेबाजी शुरू हो गई है और एक ऐसा खेमा है जो किसी ना किसी तरीके से मोदी सरकार को, चाहे वो गोपाल सुब्रमण्यम का मामला हो, चाहे सीसेट का मामला हो, जिन चीजों पे आपकी ओपन नीति थी उसमें कहीं लगता है कि सरकार को बार बार जो किरकिरी हो रही है उसमें कोई खेमा काम कर रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है कि जो चीज आपको पता है उसको भी आप कोर्ट में दूसरी तरह करें। ये मुकुल रोहतगी जो आज आधे आधे घंटे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये परसों कहां चले गए थे? उनको बताना चाहिए था देश में कि भाई हम नहीं छुपा रहे किसी के नाम। क्यों अरुण जेटली ने कहा कि नहीं नाम आज उजागर हो जाएंगे, डबल टैक्सेशन है? आज क्या हुआ? यही बात आप कल भी कह सकते थे। एफिडेविट देने क्यों गए थे? मंशा ये है कि या तो आप माने कि आपने गुफक किया है या ये माने कोई खेमेबंदी है। आप देश की जनता को पिछले 10 साल से बरकला रहे हैं, 15 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे, कांग्रेस के लोग हैं, सोनिया परिवार है, ये है। आज उन लोगों को डिसोन कर रहे हैं। आपकी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता, भारत का कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आपके खिलाफ कह रहा है कि ये सरकार जो है छुपा रही है, आप उसको डिसोन कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप माने कि आपने गलती की है और ये वैसी गलती है जिस तरह से गोपाल सुब्रमण्यम के मामले में आपने गलती की थी। मलिक साहब, आपसे तमाम सवाल किए गए हैं, देखिए अगर मंशा नहीं होती तो दोबारा से स्विट्जरलैंड के साथ और दूसरे देशों के साथ ट्रीटीज को मेंड करने के लिए रीवर्किंग शुरू ना हो चुकी होती। वित्त मंत्री जी ने अपने आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी और उसमें बहुत क्लियरली ये बोला था कि दोबारा से ऑटोमेटिक रूट से इंफॉर्मेशन लाने के लिए वो प्रावधान जो हैं उनके साथ डिबेट करे जा रहे हैं, डिस्कस करे जा रहे हैं ताकि वो उसमें ऐड हो जाएं। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो है जब तक उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर मैं एज नेशन 1 और आप एज नेशन 2 दोनों के बीच में ट्रीटी है, प्रोवाइडेड आई वांट एंड आप एक्सेप्ट करते हो उसको, तब तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। नहीं तो आप उसको कैंसिल करेंगे। रमन भाई ये जो बात आप बता रहे हैं अच्छी है, लेकिन ये तो कांग्रेस भी कह रही है। एक सवाल कह रहा हूं, जवाब तो देने दीजिए। एक प्रोवाइडेड ब्लैक मनी पे आप लोग दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं।
अगर किसी ने कोई काम करना होता है तो वो उसको इम्प्रूव करने का, उसको ठीक करने के लिए काम करता है। आप इसका मतलब क्रेडिट देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो इसकी तरफ शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाया? नहीं करी। क्या बात कर रहे हैं? आपको जवाब मिले, आपको तो नाम पहले से मिले थे, आप कहां से लेके आए नाम? नाम तो कांग्रेस पार्टी के पास भी थे। एक बार जवाब देने देंगे। देखिए एक जो प्रश्न है डबल टैक्स की जो बात है वो तो आएगी व्हाइट में नहीं है, ब्लैक मनी पर वो बनाए हुए हैं, कहीं लागू नहीं होगा। ब्रिज बनाने में समय लगता है। मलिक जी सवाल का जवाब दीजिए। अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजीत जी, मलिक जी काम करना होता है, मलिक जी सवाल का जवाब दीजिए। खुद बोला है डबल टैक्स से की वाली संधि तो दोनों देशों में व्हाइट पर है, ब्लैक मनी पर तो उस संधि का कोई कानूनी लागू होता है। जो हमारे देश की धन संपदा को गलत तरह से वहां भेजी गई है, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। चले कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये सारी जो कानून आज पढ़ा रहे हैं हमको, एक महीने तक देश की जनता को क्या चले साहब इस बारे में क्या बहस करेंगे? 2011-14 के बीच में आप एसआईटी तो गठन नहीं कर पाए सर। जो सवाल है इस मुद्दे पे आपकी सरकार काले धन का सवाल है, उस पर कौन सी डबल टैक्स लागू होता है? दिल्ली की राजनीति में 3 बड़ी पार्टियां हैं, 2 को आप मौका दे रहे हैं। एक पार्टी ऐसी भी है जो अपनी लिस्ट जारी करती रहती है, कभी मुकेश अंबानी का नाम अजीत जी की बात सुन लूं, उसके बाद मैं पास आपके पास ही आ रहा हूं। क्या तथ्य है और वो नाम कहां से दे रहे हैं? जी एक बार जरा अजीत जी का एक छोटा सा रिएक्शन कुछ बोलना चाह रहे हैं अजीत जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो लिस्ट है ये लिस्ट ही चोरी की जानकारी पे आधारित है। सबसे पहले ये सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात। जो HSBC की लिस्ट है उसके एक पूर्व कर्मचारी ने 2006 में चुराई थी बिल्कुल, और भारत को ये फ्रांस से 2011 में मिली थी। तो गवर्नमेंट के सामने डायलेमा ये था कि ये लिस्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है। पहली तो ये बात। दूसरी बात कि जब उसने क्रॉस चेकिंग किया, कंफर्मेशन किया, उसमें से 136 नाम उसके सामने आए। अब जब एसआईटी का गठन किया गया था तो गवर्नमेंट का इंटेंट साफ क्लियर था कि हम ब्लैक मनी को अनर्थ करेंगे। ये बात तो सही है। जो डबल टैक्स एवॉइडेशन ट्रीटी है उसके तहत क्या है कि आप केवल यह है कि दोहरे कर से बचा जाए ये है, लेकिन उसमें सेक्रेसी का भी एक क्लॉज है जिसकी वजह से, जिसकी आड़ यूपीए सरकार भी लेती थी, एनडीए सरकार को भी लेना पड़ा। 16 अक्टूबर को जिस समय अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हम इसी क्लॉज के तहत नाम उजागर नहीं कर सकते, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आपको सारे नाम उजागर करने पड़ेंगे। अब जो ये कहा जा रहा है कि ये सारे नाम पहले से थे एसआईटी के पास हो सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेशन और गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है तो अब ये ऑथेंटिकेटेड नाम है और अब इन पर कार्रवाई होगी। एसआईटी के पास सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा दिया गया है। पहले गवर्नमेंट कहती थी कि हमने दे दिया है, क्या दिया है, कैसे दिया है, अब सीलबंद लिफाफे में वो नाम है तो वो नाम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है और उस पर कार्रवाई होगी। तो ये तो एक तय बात है। दूसरी बात की पूरी जो कार्रवाई जो सिलसिला है काफी बड़ा अमाउंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डायलेमा ये है कि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत ये नाम आए हैं। आप जानते हैं कि खाता कोई भी खोल सकता है, कोई भी, ये है कि आप अकाउंटेबल अगर वेल्थ है तब तो ठीक है, अनअकाउंटेबल वेल्थ है तो ये सारा हंगामा है। अब इंटरनेशनल जो कानून है उसके तहत ये काफी लंबी लड़ाई है। हर देश के साथ एक समझौता है जिसके तहत उसके साथ सरकार के विभिन्न व्यापारिक कार्य चलते हैं। तो सरकार को यह डर था, एनडीए को भी यह डर था कि कम से कम इस बात को तब तक छुपाया जाए या रोक के रखा जाए जब तक कि ऑथेंटिकेटेड नाम हमारे पास ना हो, जब तक हम उनको उनके खिलाफ केस न चला सके और अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा चलेगा। ये भी जान लीजिए विपुल, इस 40 लाख करोड़ के तथाकथित काले धन को वापस लाने। अच्छा क्या आपने तथाकथित बोल दिया, अलग जो है जो बात आप कह रहे हैं, झगड़ा इस पे नहीं है, इस पे किसी को कोई ऐतराज नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज का सम्मान करते हैं, सरकारें बदलती हैं। सवाल यह है कि 6 महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी तो इस देश के दानिश्वर और बुद्धिजीवी जो इस वक्त वित्त मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, वो तमाम चिल्ला के कह रहे थे कि सरकार जो है छुपा रही है, मिली हुई है, कांग्रेस के नाम है, उजागर करने। मैं ये कह रहा हूं, ये कह के आपने पूरे देश को गलवनाइज कर दिया और हर आदमी को लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई। अब आज वही भाषा आप रिपीट कर रहे हैं इंटरव्यू दे के। सवाल पॉलिटिकल झगड़े का है, जो टेक्निकलिटीज है उस पर किसी को विरोध नहीं है कि साहब उन्होंने एसआईटी नहीं बना, ठीक है साहब उन्होंने एसआईटी कहा था तो उन्होंने बना दी, लेकिन एसआईटी भी तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रही है। सरकार का डायरेक्ट उसको चीजें प्रोवाइड करना। एक अहम सवाल यह भी है कि नाम अगर आ भी जाए तो क्या
सवाल बढ़ाइए, पैसे आ पाएंगे। अब सारी झगड़े जो है पैसे काले धन को ना छोड़ करके बहस इस बात की हो रही है कि नाम किसका है, नाम किसका है। पाशा साहब बहुत शांत है, पहले पाशा साहब को मौका देते हैं, बहुत लंबा इंतजार किया हुआ। मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई नहीं बिल्कुल तो थोड़ा सा मैं भी कुछ अपनी राय खत्म तो नहीं है सर। मैं ये चाहूंगा कि कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल मेरा भी आग्रह है सबसे। एक बात बहुत ही स्वागत योग्य है कि पिछले 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से काले धन के संबंध में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है। जो काम पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, यूपीए सरकार नहीं कर पाई और एनडीए की सरकार भी 5 महीने में हमारे मोदी जी की सरकार नहीं कर पाई थी, जाहिर है कि उस काम को 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से करा लिया है, मैं समझता हूं उसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। ये बात भी साफ जाहिर है 2 दिन के इस डेवलपमेंट को देख करके कि जिस तरह से काले धन को लेकर के कांग्रेस और भाजपा की जो नीतियां हैं उन नीतियों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही काले धन को लेकर के काला धन खाताधारियों को बचाने में ज्यादा लगी हुई हैं, बजाय इसके कि उन पर कार्रवाई करने और उनको मैं जरा मुकम्मल कर लूं और उनसे काला धन को देश में वापस लाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। इसके कारण है, बार बार ये बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात ये कही जा रही है कि ये काला धन खाताधारी ज्यादातर वो लोग हैं जो इन 2 बड़ी पार्टियों को फंडिंग करते हैं और उनकी फंडिंग से 2 बड़ी पार्टियां जो लाभान्वित होती हैं, इसलिए इनका अपना इंटरेस्ट है काला धन खाताधारियों को बचाने में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो काम यह है जो बहुत ही, मैं समझता हूं कि इन दोनों पार्टियों को और खासतौर से हमारी मौजूदा सरकार को ये इस बात पे गौर करना चाहिए कि काले धन को लेकर के न सिर्फ ये कि दोनों पार्टियां, ये दोनों सरकारें जो रही हैं वो जनता का विश्वास खो चुकी हैं, बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के टिप्पणियां जिस तरह की हैं सरकार पर, उससे यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, उसका भी विश्वास काला धन को लेकर के हमारी सरकार पर से उठ गया है। उसने साफ साफ कहा है कि अब आप इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए कि काले धन का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, अब ये काम हम करेंगे, एसआईटी के जरिए कराएं, सीबीआई के जरिए कराएं, किस एजेंसी के जरिए कराएं, अब ये काम हमने अपने हाथों में ले लिया है। ये साफ साफ जाहिर करता है कि दोनों पार्टियों ने, दोनों सरकारों ने जनता का विश्वास ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का विश्वास खो दिया है और ये बात दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही सोचने के एक सवाल जो पुष्पेंद्र जी ने उस समय उठाया था, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 बड़ी सरकारें, 2 बड़ी पार्टियों की सरकारें जो कि समय समय पर रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, सीबीआई, जिन नामों के बारे में अभी तक कंफ्यूजन में है, आपकी पार्टी कहां से लिस्ट निकालती है? ये सूचना अगर आप केंद्र सरकार तक दे दें तो मुझे लगता है आसानी से ये तमाम नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, लोग पकड़े जा सकते हैं। ये कहां से आप 10 नाम 15 नाम जो आप लिस्ट HSBC के जरिए दी हुई लिस्ट, चुराई हुई लिस्ट की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका की जिस चुराई हुई लिस्ट के जरिए की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि वो भी एक चोरी की लिस्ट है और उसकी ऑथेंटिसिटी पर आप आज जो 627 लोगों की लिस्ट जो दी गई है, जाहिर है कि उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी अजीत जी कह रहे थे कि उसकी ऑथेंटिसिटी अभी जो है वो देखी जा रही थी। कांग्रेस की सरकार तय कर नहीं पा रही थी कि कितनी ऑथेंटिक है, भाजपा की सरकार तय नहीं कर पा रही थी। अचानक जब सुप्रीम कोर्ट ने नकेल जब कसा तो आपको सारी ऑथेंटिसिटी जो है उस लिस्ट की आ गई और आपने जाकर के उसे सौंप दिया। हालांकि वो लिस्ट काफी नहीं है, अभी उससे कई गुना ज्यादा, 2500 गुना ज्यादा लोगों के नाम, अभी हजारों की तादाद में लोगों की लिस्ट में नाम है और जाहिर है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आएंगे। उसी तरह से जो अब अगर आप, मैं पुष्पेंद्र जी खत्म कर रहा हूं, उसके बाद आप बताएं कि हमारे पास जो लिस्ट है, अगर सरकार उस लिस्ट में इंटरेस्टेड है तो हमारी पार्टी सरकार को लिस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को तो उन लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सरकार तो उन खाता धारकों की लिस्ट को बचाना चाहती है, छुपाना चाहती है और बहुत ही सेलेक्टिवली जिस तरह से 3 लोगों के 6 लोगों के नाम उजागर किए गए वित्त मंत्री के द्वारा, मैं समझता हूं कि वो उनके इंटेंशन और मंशा को साबित करता है। कम से कम अब जो लिस्ट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, जाहिर है कि उस लिस्ट में, लिफाफे बंद लिस्ट में, अब कम से कम ये सियासत अब बंद हो जाएगी कि किसका नाम है, किस पार्टी को शर्मिंदगी उठा
उठानी पड़ेगी, किस पार्टी को शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, ये जो सियासत हो रही थी, कम से कम इस पर अब एक रोक लगी। पाशा साहब, आप एक लिस्ट लिफाफे को सीलबंद करके क्यों नहीं देते? आप तो लगातार इस किस्म के नाम लेते रहे हैं, पूरे इलेक्शन में लेते रहे, अब आप सरकार में रह करके बाहर आ गए हैं। मेरा सवाल यह है कि आपके पास जो लिस्ट है, आप कहते हैं कि हम जो है उसको सरकार को लेना चाहिए, आप जाके कोर्ट में दें कि साहब हमारे पास नहीं, आप क्यों नहीं सुओ मोटो दे देते? क्या कहते हैं, आप कभी मुकेश अंबानी को बताते हैं, कभी अनिल अंबानी को बताते हैं। आप इस तरीके से इस देश में बगैर किसी प्रूफ के उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं जो इस देश के बड़े बिजनेस घराने हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, अगर वो लिस्ट, अगर उस लिस्ट पर कोई, अगर उस लिस्ट पर, अगर उस लिस्ट पर जो आपकी बात को यकीन, आपने जो लिस्ट दी है, आपने जो लिस्ट दी है उसका सोर्स क्या है? आपने जो लिस्ट दी है उसका सोर्स क्या है? और जो लिस्ट हमने जो लिस्ट जारी की है, आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, उस सूची को वो सवाल ये है कि आप ये बात जो बार-बार कह रहे हैं, उस सूची में अगर गलत लोगों के नाम हैं, सब सोनिया गांधी के दामाद पे आरोप लगाते थे, वो गलत लोगों के नाम अगर हैं तो वो अदालत में जाकर के ये लोग उस गलत नाम के लिए हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गलत नाम है, आरोप ही नहीं है, वो सच्चाई है। इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में काला धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया है। हमारे केस करने पर सुप्रीम कोर्ट का ये सारा जो कुछ भी आ रहा है आपके सामने, हमारे केस पर हो रहा है, हमारे करने पर हो रहा है। और उचित समय पर हमारी तरफ से भी लिस्ट दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। आप उसकी चिंता न करें। हमें उन नामों को छुपाने की चिंता नहीं है, ये चिंता आपको हो सकती है। बात कही है, मैं एक बात देता हूं, आपके पास अगर कोई लिस्ट है भाई, आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईटी बनाई गई है, आप दे दीजिए उन लिस्ट को भाई, दी जाएगी, लेकिन बुनियादी जो आज एक चीज जो सारी इस मामले से सामने आई है कि भाई लोगों के खाते भी हो सकते हैं, वैध भी, जैसा बात भी है कि लीगल भी है, इलीगल भी है, कि कानूनी प्रोसेस को हमको हमेशा कानूनी प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने उसका भावनात्मक शोषण किया और ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहा 90 दिन, किसी ने कहा 100 दिन। उसमें यही था कि 100 दिन में सारी की सारी ब्लैक मनी आ जाएगी, सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। इसलिए आज देश में आपको पता था इतना बड़ा मुद्दा था, कानूनी बात आज हो रही है, वो सारी चीज पहले को मालूम था। मैं जवाब दे सकता हूं बहुत 10 सेकंड, क्योंकि अभी एक विषय बाकी रह गया सर। दिल्ली ऐसा है कि नियत में फर्क ये दिखता है कि 3 साल तक आप बैठे हुए हैं, नियत में फर्क ये दिखता है कि एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी के पास मटेरियल है और उसमें काम हो रहा है। चलिए, फर्क ये हमारे वहां भी काम हो रही थी, कानूनी प्रोसेस। एक सवाल मेरा भी है, बोल दीजिए सर। सवाल मेरा ये है कि हमारे देश में अगर विदेश में खाता खोलने वालों की नियत अगर ठीक हो और आप वैध धन की बात कर रहे हैं, व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं, मैं इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं कि जो वैध मनी है, जो व्हाइट मनी है, उसको जमा करने के लिए आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, आप जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, दूसरी जगहों पे जाएंगे। अगर व्हाइट मनी है हमारे देश में बहुत सारे लोग जो ऐसे, मैं एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूं। एनआरआई अगर बाहर हैं उनको पूरा अधिकार है, लेकिन जो इस देश में रहने वाले लोग हैं अपने देश के बैंकों को छोड़ करके उन बैंकों में जाकर खाता खोलते हैं, वो अवश्य ही ये शक पैदा होता है कि वो मनी व्हाइट मनी नहीं है, ब्लैक मनी है। जो लोग पैसा लगा रहे हैं, वॉल स्ट्रीट में जो पैसा लगा रहे हैं, वो यहाँ के बैंकों में पैसा करके तो पैसा जमा करके तो लगा नहीं रहे। फिलहाल ब्रेक के बाद एक और नया मुद्दा होगा, लेकिन फिलहाल अभी इसमें ये कह सकते हैं जो प्रक्रिया शुरू हुई है कि बोतल का ढक्कन खुला है, जिन्न कितना बड़ा होगा, वाकई जिन्न बाहर आएगा काले धन का है नहीं, कितना काला धन वापस आएगा, अभी भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद करेंगे दिल्ली पर बातचीत। सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर होगा दिल्ली में चुनाव?
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे काले धन पे और अब बात करेंगे दिल्ली के बारे में। जी हाँ, दिल्ली में सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर होंगे चुनाव। तमाम स्थितियां बदल रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, केंद्र सरकार को भी लताड़ा गया, एलजी से भी कहा गया, आखिर में 5 महीने का लंबा वक्त ये डिसाइड करने में क्यों लगा दिया कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसको सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं हम, इसमें इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। आज एलजी साहब की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो अगले कुछ दिनों में सरकार की संभावनाएं तलाशेंगे, सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का काफ़ी आक्रामक रवैया आज देखने को मिला। उन्होंने कहा आज ही सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाएं और ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके इस बारे में निर्णय लिया जाए। तमाम तरह के बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आए। अब दिल्ली की स्थिति का होगा क्या, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, नेता आम आदमी पार्टी के, प्रदीप टमटा साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, रोहन मलिक साहब हैं, नेता बीजेपी के, पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बाद में पॉलिटिकल रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए हमारे पास समय बहुत कम है। दिल्ली की स्थिति को आप कैसे असेस कर रहे हैं और बेस्ट सोल्यूशन इस समय आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो बात यह थी कि जब झारखंड और जम्मू कश्मीर का चुनाव घोषित हुआ था, उसी वक्त दिल्ली का भी चुनाव घोषित हो जाता। और ये तर्क देना कि चुनाव से इतने लाख रुपए लगेंगे, करोड़ रुपए लगेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में चुनाव ना हो। और जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक चीज तो साफ है कि ये जो फिगर है कि साहब 29 सीटें बीजेपी के पास हैं, 27 आप पार्टी के पास हैं, 8 कांग्रेस के पास हैं, और इन तीनों का स्टैंड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के सामने साफ है और कोई किसी को सपोर्ट, दो जो एक आध इंडिपेंडेंट है वो भी आ जाए, तो सरकार तो बनने नहीं जा रही अगर खरीदो फरोख्त ना हो या किसी पार्टी के अंदर कोई तोड़फोड़ हो जाए। ये साफ साफ नजर आता है। मेरा कहना यह है कि एक तरफ आप लगातार कोर्ट के सामने भी जा रहे हैं, जंग साहब के बारे में भी कुछ कुछ बात हो रही है। मुझे इस पूरी चीजों के अंदर सरकार किसी की बने न बने, लेकिन उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में जिस किस्म की भाषा दी जा रही है, पहले वो कांग्रेस के दलाल थे और एजेंट थे, अब उनको कहा जा रहा है आप बीजेपी के एजेंट हैं। ये भाषा इस देश के किसी भी प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर को बोलने से बचनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप गए थे केजरीवाल साहब, तो आपको नहीं पता था कि आपने इस दिल्ली के लोगों को किस संकट में डाल दिया है। पहले 49 दिन आप रहे, फिर चले गए, जो भी कारण होंगे वो अब माजी की बात हो गई। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि पहले आप जाएं कि साहब भंग कर देनी चाहिए, फिर उसके बाद आप 6 महीने बाद जाएं कि नहीं भंग मत करिए, कोई पॉजिटिव। तो ये जो आप गेम कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को किस तरीके से तोड़ मरोड़ रही है। उससे मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए इस संकट में पहुंचाने के लिए न कांग्रेस जिम्मेदार है न बीजेपी जिम्मेदार है, ये आप पार्टी के जो उत्साही लीडर हैं, ये तमाम लोगों ने इस पूरी दिल्ली को जो है, जिसको कह सकते हैं डेडलॉक में खड़ा कर दिया है और अब बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं कि आज बुला लेना चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए, आज क्यों नहीं कहा। अरे उनसे पूछे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए थे भाई? अजीत जी, आपका रिएक्शन दिल्ली की स्थिति पर? देखिए, दिल्ली की स्थिति पे यह है कि जब इस्तीफा दिया था अरविंद केजरीवाल सरकार ने और उस समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी, तो उस सिफारिश को अगर उसी समय मान लिया जाता तो ये स्थिति नहीं आती। अब स्थिति ये, हालत ये है कि सिफारिश नहीं मानी गई, सस्पेंडेड एनिमेशन में विधानसभा को रखा गया। अब एलजी के सामने ये है कि दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जनता को राष्ट्रपति शासन के भरोसे नहीं रख सकते, आप सरकार दीजिए, तो उस हालत में अब राष्ट्रपति साहब से मंजूरी मांग ली गई है। राष्ट्रपति साहब ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद अब एलजी के सामने ये बिल्कुल, अब वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते कि सरकार भंग करो, ये विधानसभा भंग करो। अब सरकार बनाने की मुहिम चलानी ही होगी और सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस है सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा बीजेपी को। अब बीजेपी अब कैसे सरकार बनाती है, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कह रहे थे पुष्पेंद्र, जो संभावना, जो आशंका व्यक्त कर रहे थे, इसकी पूरी संभावना है, ये लग रहा है। लेकिन राजनीति में ये खेल होता रहा है, होगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। आगे फ्लोर टेस्ट में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल। मलिक साहब, आपको अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, एलजी साहब की तरफ से आमंत्रित किया जाता है, तो क्या आप सरकार बनाएंगे? सवाल है, क्योंकि इसका खुल के जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है। और एक बार आप कह चुके हैं जब आपके पास 32 विधायक थे कि हमारे पास कोई संभावना नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। अब आपके पास 29 विधायक बचे हुए हैं, क्या न्योता मिलेगा तो आप सरकार बनाएंगे? आप बहुत स्पष्ट जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी से इस मामले पर जवाब स्पष्ट आ नहीं रहा है। विपुल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दूं कि यथास्थिति जो भी होगी
उसके ऊपर जब वो स्थिति उत्पन्न होगी, हाइपोथेटिकल चीजों के ऊपर बोलना कोई फायदा नहीं है। नहीं, अब तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, हाइपोथेटिकल सवाल पहले नहीं है। मेरी बात होने दीजिए। जी, तीन सीटों का बाई इलेक्शन है जो अनाउंस हो चुका है, वो 3 सीटों का इलेक्शन हो रहा है, ये एक वास्तविकता है। जी, एलजी साहब ने अभी इनवाइट करा नहीं करा, क्या हुआ, वो एक वास्तविकता नहीं है। जिस समय जो होगा उस समय उसके ऊपर पार्टी प्रतिक्रिया दे देगी। ठीक है। लेकिन अभी जो वास्तविकता है वो सिर्फ ये है कि 3 सीटों का बाई इलेक्शन है और वो 3 सीटों को हमने 25 नवंबर को है, अभी तो समय है उसमें 20-25 दिन का। लेकिन कोर्ट में जवाब भी देना है, तो वो सरकार देगी, एलजी देगा। बीजेपी पार्टी के नहीं है ना, बीजेपी इसके पार्टी की इसके लिए तो सरकार केंद्र है, सरकार को बोला गया, केंद्र सरकार को बाकायदा बोला गया, आप हर ये बाकायदा बोला गया कि आप हर हियरिंग में आते हैं, कि स्टेटमेंट देते हैं कंफ्यूजिंग सा और आप चले जाते हैं। इस मामले को और टाला नहीं जा सकता है। लेकिन एलजी किसका रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त भाई? एलजी जो भी कुछ बोलेंगे वो गृह मंत्रालय बोलेगा, और गृह मंत्रालय किसके पास है और किस सरकार के पार्टी के पास है, ये सबको पता है। वही मेरा सवाल है कि केंद्र सरकार कोई बात बोली गई कि आप, प्रधानमंत्री का कार्यालय किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो राष्ट्र का। मेरा आपसे यही सवाल है सर कि आप चूंकि राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है और अगर सरकार की बनाने की आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अगर सरकार बनाने की संभावना एलजी साहब तलाशेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप हैं, आपको निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से बोल दिया गया है। तो अगर आमंत्रण मिलता है तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, बहुमत कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल जी, जिस समय ये सवाल आएगा उस समय उसका जवाब दिया जाएगा। अभी ये सवाल ही नहीं है। चलिए, सवाल तो अभी भी है सर, सवाल तो पिछले 5 महीनों से है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ये बोल रही है कि यहाँ पे अब चुनाव कराए देने चाहिए? जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, वहां के लिए मंजूरी मिल जाती है, दिल्ली के अंदर 6 महीने से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वही बोल रहा हूँ, जिस समय ये आएगा सामने उस समय करेंगे। चलिए, खैर इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टमटा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक सरकार बनाई दिल्ली में, वो सरकार 49 दिन तक चली, जो भी कारण रहे वो पार्टी चली गई। अब वो उस पार्टी ने दोबारा कोशिश की, लोकसभा चुनाव के बाद फिर से कहा गया एलजी से कि आप विधानसभा भंग मत कीजिए क्योंकि हम तो संभावनाएं तलाश रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब चुनाव कराइए, आजकल फिर कह रहे हैं चुनाव कराइए। आपको क्या लगता है दिल्ली का क्या होगा? देखिए, जो बुनियादी प्रश्न स्थिति है, जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, जनता का मैंडेट आया था, वो स्थिति तब भी थी और आज भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तब आपने बड़े नैतिक प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर कहा था कि हमारे पास साफ बहुमत नहीं है और न हम तोड़ फोड़ के द्वारा बहुमत का जुगाड़ नहीं करना चाहते हैं, और आपने साफ कह दिया था हम दिल्ली में सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस क्योंकि तीसरे नंबर में थी, हमने एक सूरत में कहा कि एक सेकुलर है, दूसरे एक दल को हमने समर्थन दिया, उन्होंने जो किया। लेकिन प्रश्न आज है, आज सवाल दिल्ली की जनता को है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब दे रही है? क्यों नहीं दे रही है कि जब स्थितियां तब भी वही थी और आज भी वही है, कोई जगह आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ना कांग्रेस टूट रही है ना आप कहीं टूट रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को दोबारा चुनाव के में जाने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी फिर किसी ने तोड़फोड़ के द्वारा, ब्लैकमेलिंग के द्वारा, फिर दिल्ली की जनता के मैंडेट को बदल करके अपनी सरकार को केंद्र की सरकार का सहारा लेते हुए उसका सहारा लेते हुए सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार नहीं, इसमें आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, 5 महीने पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं फैसला लिया? स्थिति में कोई फर्क नहीं है, सरकार पे जब आप बात कर रहे हैं तो 5 महीने पहले आपकी सरकार थी, में कोई नहीं होता, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है? एक छोटा सा चीज कि 8 के साथ इन्होंने सरकार बनाई, 8 विधायकों के साथ, उसके बाद ये सारा प्रकरण चला। हाल फिलहाल में भी अगर आपको याद हो तो केजरीवाल साहब का भी बयान आया था कि हम फिर से कांग्रेस के से मांगेंगे। हमने कहीं नहीं, कोई किसी को नहीं, आप अपनी स्थिति को बताइए। खरीद फरोख्त का ये इनके नस नस में है। अरे नस नस आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, आप सरकार नहीं बना सकते हैं? आपकी पार्टी की वजह से, आपकी पार्टी पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। साहब आपकी पार्टी की वजह से, मलिक साहब आपकी पार्टी की वजह से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। 49 दिन आप सरकार चलाते हैं, आप चले जाते हैं, आपने उसके बाद लोकसभा चुनाव आप खत्म करते हैं, उसका कहते हैं कि नहीं हम फिर संभावना तलाश रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि चुनाव कर रहे हैं। विपुल जी, मैं सिर्फ ये आपसे विनम्र ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये न कहें कि जनता ने हमें जिम्मेदारी दी थी सरकार चलाने की। जिम्मेदारी तो ली आपने। एक सत्य है
कि जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था पिछला, उसमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था। आपने लेकिन जिम्मेदारी संभाली ना कि आप क्यों भागे? हमने तो आपको बिना शर्त समर्थन दिया। एक बात दिया था, एक हंग असेंबली का आप क्यों भागे? हंग असेंबली का जो मैंडेट था वो पिछले विधानसभा को मिला था। सबसे पहले लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भाजपा को न्योता दिया था कि आप सरकार बनाने की पहल करें। अपनी बात कीजिए सर, भाजपा सवाल करें। सारी बातें आपने सुन ली, हमारी भी सुनिए। अगर आपने सवाल किया तो सुनिए, इसलिए कि वो सारी बातें उसी परिप्रेक्ष्य में की जाएंगी। जो निमंत्रण दिया गया था भाजपा ने उस वक्त नैतिकता का, बिल्कुल सही कहा टमटा साहब ने कि नैतिकता की दुहाई देकर के ये कहा कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं है, हम नहीं बना सकते। दूसरा ये कि हमारे पास भी जब न्योता आया तो हमने भी यही कहा कि हमारे पास भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये कहा जाने लगा कि हम जिम्मेदारियां उठाने से भाग रहे हैं और हम जिम्मेदारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया बात कही। हमने समर्थन की एक अपील भी हमने कांग्रेस से या बीजेपी से नहीं की थी। आप एक शब्द कहीं दिखा दें रिटर्न में या अनरिटर्न, एक शब्द दिखा दें कि हमने कांग्रेस सरकार से इस्तीफा क्यों दिया? हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया था, ये बताइए क्या कांग्रेस ने आपसे समर्थन वापस लिया था? कहां लिया था? गलत बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ आकर के हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो, हमारी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया, बिल को पास नहीं होने दिया, क्योंकि आप घोटालेबाजों को बचाना चाहते थे। चले बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया टमटा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमन मलिक साहब, पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दिल्ली की स्थिति में अभी बहुत सारे कंफ्यूजन बाकी है। अब देखना यह है क्या बीजेपी 25 नवंबर तक का इंतजार करेगी, उपचुनाव के नतीजों से हवा को समझने की कोशिश कर रही है, या फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। जनता फैसला करेगी।